एक शहर में चंद्रो का परिवार रहता था। चंद्रो का छोटा परिवार सुखी परिवार है। उसका एक बेटा काव्यांश और बहू आकृति है। काव्यांश बस ड्राइवर है। तीनों मिलकर खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन उनकी ये खुशियाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकी थी। काव्यांश की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। हंसता खेलता परिवार कुछ सेकंड्स में उजड़ गया। आकृति प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा पिता का मुंह देखने से पहले ही अनाथ हो गया। चंद्रो और आकृति काव्यांश के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काव्यांश की मौत की खबर ही आई। काव्यांश की माँ और उसकी पत्नी अंतिम बार उसका चेहरा भी नहीं देख पाए। जब काव्यांश पहाड़ों में बस चला रहा था तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और बस खाई में गिर गई। उसके बाद काव्यांश की लाश भी नहीं मिली। 10 दिन बाद, आकृति, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। मैं तो कहती हूँ कि अभी तुम्हारी पूरी उम्र बची है, तुम्हें आगे सोचना चाहिए। माँ जी, आप क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। आकृति, मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। नहीं माँ जी, मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करूँगी। मेरे पेट में जो बच्चा है, मैं उसके सहारे ही अपना जीवन पूरा कर लूंगी। आकृति, अभी पूरा जीवन बचा है, तुम्हें आगे का सोचना चाहिए। आगे का मैंने सोच लिया है। मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी और आपकी देखभाल करूंगी। ठीक है बेटी, अगर तेरी यही मर्जी है तो यही सही। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। आकृति और चंद्रो दोनों आराम से रहने लगे, लेकिन उन्हें खाने की भी चिंता थी। काव्यांश के बाद बची हुई सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी। बैंक के लोन, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई में सारे पैसे खत्म हो चुके थे। हमारे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। हाँ माँ, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ठीक है बेटी, मैं ही काम कर लेती हूँ। नहीं माँ, मैं कहीं जॉब कर लूंगी। 2 महीने बाद डिलीवरी होनी है। बेटी, तुम इस हालत में कैसे काम करोगी? माँ, मुझे कुछ सोचने दो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है आकृति, लेकिन भगवान ने ये कैसी लीला रची है कि सारा दुख हमें ही दे दिया। माँ, दुख की भी एक आदत है, ये सहने वालों को ही मिलता है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। हाँ माँ, चलो अब खाना खाकर सो जाए। मैं सुबह तक कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगी। आकृति ने अपनी सास को विश्वास दिला दिया कि वो कोई रास्ता निकाल लेगी। चंद्रो सो चुकी थी, लेकिन आकृति को नींद नहीं आ रही थी। वो खुद टेंशन में आ गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मुझे एक ही काम आता है, लेकिन उसके लिए तो काव्यांश ने हमेशा मना किया है। मैं वो काम कैसे कर सकती हूँ? आकृति को काव्यांश के साथ वाला समय याद आ गया। आकृति और काव्यांश की शादी को कुछ महीने ही हुए थे। जब काव्यांश शाम को घर आया, आकृति ने उसके लिए गर्म गर्म खाना बनाया। क्या बात है, आज खाना वगैरह सब तैयार है? खाना तो रोजाना ही तैयार रहता है। आज तुम्हें कोई काम है क्या? हाँ, काम तो है, लेकिन आपको पता कैसे चला? हाँ बोलो, क्या काम है? मुझे पार्लर का काम आता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना पार्लर खोल लूँ। मैं काम कर तो रहा हूँ, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पार्लर का काम आता है, ये मेरा शौक है। मैं इसलिए इसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैंने कहा ना कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतनी मेहनत करते हो, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमारा भविष्य ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। तुम्हें भविष्य के बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कोई काम नहीं करूँगी, लेकिन मेरा पूरा दिन कैसे बीतेगा? दिन भर टीवी देखा करो, किताबें पढ़ा करो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। काव्यांश ने आकृति को कुछ काम नहीं करने दिया। आकृति सारा दिन घर में रहती थी। आकृति की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने पति काव्यांश की याद आ रही थी। आज काव्यांश हमारे साथ नहीं है, लेकिन अब जीने के लिए कुछ काम तो करना ही होगा। मुझे यही एक काम आता है। अब मुझे अपना पार्लर ही चलाना होगा। आकृति ने फैसला कर लिया और उसने अपना ये फैसला अपनी सास चंद्रो को बताया। इसके लिए आकृति को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनकर चंद्रो भी खुश हो गई। उसके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने एक आदमी से कर्ज लिया और पार्लर की शुरुआत कर दी। आकृति प्रेग्नेंट होने के बाद भी पूरी मेहनत से काम में लगी थी। भगवान उसे उसकी मेहनत का फल दे रहे थे। कुछ दिनों में ही उसका पार्लर चल निकला। पार्लर तो अच्छे से चल रहा है, अब किसी को अपनी मदद के लिए रख लो।
हाँ माँ, डिलीवरी का समय भी पास आ रहा है और पार्लर का काम भी बढ़ने लगा है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि किसी को रख लेते हैं, क्योंकि मैं अकेले ये सब नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ, किसी को रख लो। अगले दिन ही आकृति ने एक लड़की नेहा को पार्लर में रख लिया। नेहा, तुम इसे अपना ही पार्लर समझो और अच्छे से काम करो। आकृति दीदी, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपने पति की मौत के बाद इतनी मेहनत क्यों की? अपनी सास और होने वाले बच्चे का ध्यान रखने के लिए मुझे ये काम शुरू करना पड़ा, लेकिन मुझे इसमें बहुत खुशी मिल रही है। दीदी, अभी आप जवान हो, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है, फिर आपने शादी क्यों नहीं की? आप क्यों उस बूढ़ी औरत और इस बच्चे को ढो रही हो? आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। नेहा, अपना मुंह बंद रखो। खबरदार, अगर तुमने अब एक भी शब्द निकाला तो तुम बहुत ज्यादा बोल गई हो। मेरे परिवार में कुछ मत बोलना। सॉरी दीदी। अगर तुम्हें काम करना है तो मुंह बंद करके काम करो। मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश मत करो। नेहा चुप हो गई और चुपचाप अपना काम करने लगी। 1 महीने बाद आकृति की डिलीवरी का समय आ गया। आकृति अपनी सास के साथ ऑटो से हॉस्पिटल चली गई, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया। आज हमें जीने की वजह मिल गई है। हाँ, आज से खुशियाँ घर लौट आई है, इसलिए इसका नाम खुशी ही रख देते हैं। आकृति ने अपनी बेटी का नाम खुशी रख दिया और उसने अपने ब्यूटी पार्लर का नाम भी खुशी ब्यूटी पार्लर रख दिया। आकृति का काम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आकृति ने ब्यूटी पार्लर की फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी ब्रांच बढ़ गई। खुशी भी बड़ी हो रही थी। आकृति का पूरा ध्यान परिवार और काम पर ही था। सबके कहने के बाद भी उसने शादी नहीं की थी। विधवा होने के बाद भी आकृति ने हार नहीं मानी और जिंदगी को गले लगा लिया। एक नगर में राजा जशवंत सिंह का राज था। राजा जशवंत बहुत ही दयालु और अच्छे राजा थे। रानी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, जिनका नाम साइनी और सुनहरी रखा गया। साइनी के बाल काले और सुनहरी के बाल सुनहरे थे। दोनों बहुत ही सुंदर थीं। रानी को लंबे बालों का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने दोनों राजकुमारियों के बाल भी लंबे ही रखे थे, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते थे। एक दिन दोनों अपने माँ पिताजी के पास गईं और नगर देखने की इच्छा प्रकट की। माँ, पिताजी, हम दोनों ये नगर देखना चाहते हैं। मेरी राजकुमारियों को नगर घूमना है। हाँ माँ, हमारे साथ आप और पिताजी भी चलना। तुम दोनों और ज्यादा आग्रह मत करो, तुम मंत्री के साथ नगर देखने चले जाना। राजा जशवंत सिंह ने मंत्री को बुलाया और उसे दोनों बेटियों को नगर दिखाकर सुरक्षित महल वापस लाने का आदेश दिया। राजकुमारियों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मंत्री साइनी और सुनहरी को रथ में बैठाकर नगर दिखाने चला गया। जैसे ही रथ नगर में पहुंचा, उन्हें मिट्टी के छोटे घर, फूल, पौधे, पशु और छोटे छोटे बच्चे एक साथ खेलते हुए दिखाई दिए। देखो सुनहरी, वो छोटे बच्चे देखो कितने प्यार से खेल रहे हैं। लेकिन इनके साथ हम क्यों नहीं खेल सकते हैं? इनके पास तो छोटा घर है, हमारे पास बड़ा घर है, फिर भी हमारे पास क्यों नहीं आते हैं? हाँ, हम भी इनके साथ चलकर खेलते हैं। नहीं बच्चों, तुम्हें रथ से नीचे उतरने की आज्ञा नहीं है। हम राजकुमारी हैं, तुम हमें रोकोगे? राजा साहब ने आज्ञा नहीं दी है। हम जाकर कह देंगे कि आपने हमें डांटा था। ठीक है, तुम दोनों जाकर खेल लो। मंत्री दोनों की धमकी से डर गया और उसने उन्हें खेलने के लिए रथ से नीचे उतार दिया। दोनों बहनें बच्चों के साथ जाकर खेलने लगी। साइनी और सुनहरी खेलने के बाद रथ में वापस जाकर बैठ गयी। रथ अपनी दिशा में चलने लगा। तभी उन्हें एक बूढ़ी गंजी महिला दिखाई दी, जिसे कुछ बच्चे पत्थर मार रहे थे। रथ रुकवाओ। रथ रुक गया। क्या हुआ? रथ क्यों रुकवाया? वो बेचारी परेशान है, वो बच्चे उसे पत्थर मार रहे हैं। बेचारी के बाल ही नहीं है, ये तो गंजी है। सुनहरी, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते हैं। मेरे बाल तो सोने के हैं, मैं तो सबका मजाक बना सकती हूँ। ठीक है, मैं आज अपने बाल उस बूढ़ी को दे दूंगी। साइनी गुस्से से उठी और मंत्री से कैंची मंगाई। बूढ़ी महिला के पास जाकर जैसे ही उसने कैंची अपने बाल काटने के लिए उठाई, बूढ़ी महिला मुस्कुरा दी और तुरंत ही बूढ़ी के सिर पर बाल आ गए। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी,
आज से तुम्हारे बाल भी सोने के हो जाएंगे। बूढ़ी महिला के कहते ही साइनी के बाल सोने के हो गए। सुनहरी ने बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया और दोनों बहनें वापस रथ में बैठकर महल लौट गईं। साइनी और सुनहरी अब 15 साल की हो चुकी थीं। दोनों के बाल सोने के थे। सभी लोग सिर्फ सुनहरी की तारीफ न करके साइनी की भी तारीफ करते थे। ये बात सुनहरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। साइनी, सब जानते हैं कि तुम्हारे बाल नकली हैं, फिर भी सब इतनी तारीफ करते हैं। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मेरे असली बाल हैं, इसलिए फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारी तरह नकली बाल लेकर नहीं घूम रही हूँ। सुनहरी ने साइनी को बहुत कुछ सुनाया। साइनी कुछ नहीं बोली। आज सारी समस्या का अंत ही कर देती हूँ। साइनी अपने कमरे में सो रही थी। सुनहरी ने रात को एक कैंची उठाई और अपनी बहन शाइनी के बाल काटने आ गई। जैसे ही सुनहरी ने साइनी के बाल पर कैंची चलाई, उससे हीरे बिखरने लगे। ये क्या? इसमें से तो हीरे निकल रहे हैं। अपने बाल काट कर देखती हूँ, फिर तो जरूर मेरे बाल से भी हीरे निकलेंगे। जैसे ही सुनहरी ने अपने बाल काटे, उसके बालों से हीरे नहीं निकले, बल्कि उसके बाल कटकर जमीन पर गिर गए। सुनहरी रोने लगी। आवाज सुनकर साइनी भी जाग गई। क्या हुआ सुनहरी? तुम मेरे कमरे में इतना शोर क्यों मचा रही हो? बाल, मेरे बाल बाल, मेरे बाल। अरे, बाल क्यों काट दिए तुमने? आवाज सुनकर राजा जशवंत सिंह और रानी भी वहाँ आ गए। पिताजी, मेरे बाल। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? मेरे बाल साइनी ने काटे हैं। तुम कुछ भी ऐसे झूठ कैसे बोल सकती हो? मेरे बालों में से हीरे निकल रहे थे, इसलिए मुझसे चिढ़कर साइनी ने मेरे बाल काट दिए। साइनी, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैंने कुछ नहीं किया पिताजी। कल महल में एक आयोजन किया जाएगा जिसमें सुनहरी आएगी। तुम उसमें नहीं आओगी। राजा आदेश देकर बाहर चले गए। वो बूढ़ी महिला कौन थी? उन्होंने मुझे ये बाल क्यों दिए? इन बालों की वजह से सब गलत हो रहा है। साइनी रोते रोते सो गई। अगले दिन राजा का दरबार लग चुका था। सभी लोग आकर बैठ चुके थे। हमारी बेटी सुनहरी को बड़े बाल पसंद नहीं थे, इसलिए उसने अपने बालों को काट दिया और अब वो सारा सोना गरीबों में दान करना चाहती है। सभी लोग ताली बजाने लगे। राजा ने मंत्री से सुनहरी के कटे हुए बाल मंगाए, लेकिन वो बाल चांदी के थे। राजा ने सुनहरी के बाल देखे तो सुनहरी के सिर के बाल भी चांदी के हो चुके थे। ये बाल सोने से चांदी में कैसे बदल सकते हैं? तभी बाहर से एक बूढ़ी महिला आई जो उन्हें 10 साल पहले मिली थी। बदल सकते हैं, जब घमंड, स्वार्थ और चालाकी सिर पर बैठ जाए तो सिर के बाल भी बदल सकते हैं। साइनी को बाल मैंने ही दिए थे। साइनी के जादुई बाल हैं जिनसे हीरे निकलते हैं। बाकी सुनहरी खुद ही सच बताएगी। मुझसे गलती हो गई। सुनहरी ने अपनी सारी गलती स्वीकार की और साइनी से माफी भी मांगी। उसके माता पिता ने भी साइनी से माफी मांगी। साइनी के अब सोने के जादुई बाल थे, जबकि सुनहरी के बाल बहुत छोटे और चांदी के थे। ईश्वर का दिया हुआ ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ईश्वर के द्वारा दिए हुए उपहार का सम्मान करना चाहिए। एक शहर में नीलम अपनी माँ माया देवी के साथ रहती थी। माया देवी सड़क के किनारे अपना ठेला खड़ा करके बिरयानी बेचती थी। नीलम स्कूल से आने के बाद काम में अपनी माँ की मदद कराती थी। माया देवी बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाकर बेचती थी। दूर दूर से बड़े लोग उसकी बिरयानी खाने आते थे। वो अलग अलग फ्लेवर की बिरयानी बनाती थी। कई बार वो गरीब लोगों को या जिनके पास पैसे नहीं होते थे, उनको बिना पैसे के भी बिरयानी दे देती थी। लेकिन नीलम को ये सब पसंद नहीं था। एक बार नीलम के सामने ही उसकी माँ ने एक गरीब को फ्री में बिरयानी दे दी। माँ, हमारा काम इतना अच्छा चलता है, लेकिन फिर भी हम ज्यादा पैसे नहीं बचा पा रहे हैं। 2 वक्त का
पेट भर भोजन तो मिलता है, इतना ही बहुत है। इससे ज्यादा कमाकर हमें करना भी क्या है? हम कल भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो हम कल भी गरीब रहेंगे। अगर हमारे पैसे ना लेने से किसी गरीब का पेट भरता है तो उसमें हर्जी क्या है? आपको व्यापार करने की समझ ही नहीं है। आप घर बैठो और अब से ठेला मैं संभालूंगी। अभी तू छोटी है, सिर्फ पढ़ने लिखने पर ही ध्यान लगा। मैं खुद ही ये काम कर लूंगी। नहीं माँ, मैं आपको ये काम करने नहीं दूंगी, बस बहुत हो गया। नीलम ने अपनी माँ को भेज दिया और खुद ही वो ठेला संभालने लगी। अगले दिन से नीलम ही बिरयानी बेचने लगी। आइए आइए, गर्मा गर्म बिरयानी खाइए, स्वादिष्ट बिरयानी, वो भी कम दामों में, पहले से भी बेहतर स्वाद पाइए। आइए आइए, बिरयानी खाइए। उसके ठेले पर लंबी भीड़ होती थी, तो आज भी उसकी आवाज सुनकर लोग चौंके। हम तो रोज बिरयानी तुमसे ही खाते हैं, तो फिर आज क्या नया है? पहले का ही स्वाद इतना अच्छा था, तो अब क्या नया देने वाले हो? आप बिरयानी तो खाइए, फिर पता चल जाएगा। सब बिरयानी खाने लगे। टेस्ट बदल चुका था। तब तक नीलम ने एक बोर्ड भी लगा दिया जिस पर लिखा था, यहाँ भिखारियों को बिरयानी देना मना है और अब से मुफ्त में भी बिरयानी नहीं मिलेगी। ये नए नियम देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि अब से पहले उनका ठेला गरीबों पर दया करके ही चलता था। नीलम बेटी, तुम्हारी माँ ने हमेशा गरीबों को पेट भर के बिरयानी खिलाई है, लेकिन अब कुछ गरीब भूखे रह जाएंगे। माँ गरीबों की चिंता करके खुद भी गरीब रह गई है, लेकिन मुझे गरीब नहीं रहना। मैं इसलिए अब अपना काम अपने नई तरीके से शुरू कर रही हूँ, ताकि अच्छी बिरयानी देकर अपना घर चला सकूँ। तुम्हारी माँ ने बहुत कुछ किया है। माँ ने ठेले से शुरू किया था और आज भी ठेले पर ही है। मुझे इसको एक बड़े रेस्टोरेंट में बदलना है। नीलम ने सभी ग्राहकों के सामने बड़ी बड़ी बातें बोल दी। कुछ समझदार व्यक्तियों ने पहले दिन ही वहाँ आना छोड़ दिया, लेकिन कुछ लगातार आते रहे। एक दिन सुबह सुबह नीलम ने अपनी बिरयानी कार्ट लाकर ही खड़ी की थी कि तभी एक आदमी वहाँ आया। मुझे बिरयानी खानी है, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कभी फिर और दे जाऊंगा। तो आप बिरयानी भी फिर कभी खाने आ जाना। क्या मतलब? आपको बोर्ड पढ़ना नहीं आता क्या? मैंने बोर्ड पर सब कुछ लिखा तो है। वो आदमी बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला गया। धीरे धीरे नीलम का व्यवहार बिगड़ता ही जा रहा था। नीलम किसी भी ग्राहक से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, इसलिए ग्राहक आने बहुत कम हो गए थे। नीलम ने अपनी माँ की जमा पूंजी से एक होटल बना लिया। उसने उसको बहुत सुंदर बनवाया। सारी चीजें स्टैंडर्ड की थीं। उसने होटल में सेल्फी पॉइंट भी बनवाया, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था। बिरयानी के 2 गुने दाम भी बढ़ा दिए और सभी की तरह ही बिरयानी के अलग अलग दाम रख दिए। उसने जितने भी पैसे होटल में लगाए थे, वो सारे ही पैसे वो महंगी बिरयानी बेचकर निकालना चाहती थी। कुछ नया खाने के लिए और अच्छी सेल्फी लेने के लिए लोग महंगी बिरयानी खाने आ रहे थे, लेकिन गरीब लोग वहाँ नहीं आ सकते थे। मेरा होटल ठीक चल रहा है, लेकिन आम आदमी इसमें नहीं आ पा रहे हैं। मुझे इसके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। नीलम ने होटल के बाहर बोर्ड लगा दिया कि जो भी 10 मिनट में 2 किलो बिरयानी खा जाएगा, उसको 1 सप्ताह तक पेट भर बिरयानी मुफ्त मिलेगी। ये ऑफर भी लुभावना था। आम आदमी जो होटल नहीं जा सकते थे, वो 1 सप्ताह का सोचकर 2 किलो तक बिरयानी खरीदने लगे। नीलम को इससे बहुत मुनाफा हो रहा था, क्योंकि कोई भी 2 किलो बिरयानी नहीं खा पाता था, क्योंकि नीलम उस बिरयानी में बहुत अधिक मिर्च डलवा देती थी, जिसकी वजह से सब उसे छोड़कर ही चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन एक आदमी इस चैलेंज को स्वीकार करने आया। नीलम अंदर गई और बिरयानी में एक्स्ट्रा मिर्च डालकर ले आई। लीजिए सर, अगर आप हमारी इस चुनौती को जीतते हैं तो आपको 1 सप्ताह तक पेट भर बिरयानी बिना पैसों के खिलाएंगे हम। हाँ जरूर, मैं आज ये जीत कर जाऊंगा और 1 सप्ताह तक बिरयानी के मजे लूंगा। हम भी तो वही चाहते हैं। आदमी ने जल्दी से जैसे ही 1 चम्मच बिरयानी खाई, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। इस बिरयानी में इतनी ज्यादा मिर्च है कि भला इसे खा के कोई कैसे जीत सकता है? आपने उसमें मिर्च का तो पूछा नहीं था कि इसमें मिर्च कितनी है। बात सिर्फ बिरयानी खाने की थी। चलो 2 किलो बिरयानी के पैसे दो और यहाँ से चलते बनो। ठीक है, पकड़ो अपने पैसे। वो आदमी भी गुस्से में वहाँ से चला गया। धीरे धीरे उनके सारे ग्राहक खत्म होने लगे और बिरयानी दिन भर में भी खत्म नहीं हो पाती थी। नीलम इस बात से चिंतित थी, क्योंकि दिन भर में 1 या 2 ग्राहक ही उसके पास आते थे, इसलिए वो बासी बिरयानी ही सबको खिलाने लगी। धीरे धीरे 1 या 2 ग्राहक भी आने बंद हो गए। नीलम बहुत निराश हो गई और उसको अपना होटल बंद करना पड़ा। वो सब कुछ खत्म करके अपने घर आ गई और चुपचाप बैठ गई। तभी पीछे से नीलम की माँ माया देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
बेटा, ऐसे निराश होकर नहीं बैठते। इसीलिए तो कहते हैं कि बड़ों का साथ होना जरूरी है, क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं वो जीवन को अनुभव कर चुके होते हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। अब आगे क्या करेंगे? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सब संभल जाएगा। माया देवी ने वापस अपना वही ठेला साफ किया और उस पर लिखवा दिया, माया देवी के पुराने टेस्ट वाली बिरयानी, मात्र 20 रुपए में, गरीबों को फ्री। ये देखकर ग्राहक वापस आने लगे। पुराना स्वाद पाकर सभी ग्राहक बहुत खुश हुए और उनका काम फिर से चल पड़ा। एक कस्बे में रचना नाम की एक मेहंदी वाली रहती थी। वो बहुत अधिक पढ़ी लिखी होने के बाद भी घर घर जाकर मेहंदी बेचती और महिलाओं के हाथ रचाती थी। रचना ने मेहंदी में महारत हासिल कर ली थी। जब सबको उसकी पढ़ाई लिखाई का पता चलता तो सब हैरान हो जाते थे कि ये मेहंदी क्यों बेचती है, लेकिन रचना सारी बात हंसकर टाल देती थी। वो किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन रचना कविता की शादी में मेहंदी लगाने गई। कविता ने रचना के बारे में बहुत सुना था, इसलिए उसने भी उससे पूछ ही लिया। रचना, तुमको मेहंदी लगाना बहुत पसंद है क्या? हाँ, बहुत पसंद है, तभी तो मैं सबको मेहंदी लगाती हूँ। मैं कहना चाह रही थी कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, कोई और काम क्यों नहीं कर लेती हो? तुम्हें सब कुछ आता है। मुझे घर घर जाकर मेहंदी लगाना, दुल्हन के हाथ की मेहंदी देखना बहुत पसंद है। वैसे आपने दुल्हन बनने का कब सोचा है? शायद अब कभी नहीं। लेकिन क्यों? आपको मेहंदी और दुल्हन इतनी पसंद है तो फिर क्या हुआ? मैं दुल्हन बनकर ही तो रह गई हूँ। मुझे आपकी बातों से लगता है कि जैसे आपने बहुत दर्द छुपा रखा है, लेकिन बता नहीं रही हो। हाँ, बात तो बहुत बड़ी है, पूछते सब हैं, लेकिन किसी के पास इतना समय ही कहाँ है जो मुझे सुन सके, मेरा मजाक ना बनाए और मुझे चुपचाप सुने। हाँ, मैं सुनूंगी तुम्हें। तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो। रचना को ये प्यार शायद बहुत दिनों बाद दिखा था। उसकी आंखों से आंसू आ गए। बात 2 साल पुरानी है। 2 साल पहले मैं भी एक कंपनी में जॉब करती थी। वहाँ मुझे प्यार बाबू मिला। मैं प्यार से उसे बाबू कहती थी, लेकिन बाबू नहीं था। वो मुझे छोड़कर चला गया। आप उससे इतना प्यार करती थी तो वो छोड़कर कैसे चला गया? मैं नहीं जानती कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। शायद उसकी कुछ बेहतर पाने की तलाश खत्म हो गई होगी। अब तक उसके लिए इतनी परेशान है कि उसकी याद में सब कुछ छोड़कर मेहंदी को ही जीने का रास्ता बना लिया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसको आपसे बेहतर कभी कोई मिल ही नहीं सकता। रचना की आंखों में आंसू आ गए। माफ करना कविता, मैं तुम्हारे शुभ के काम में रो रही हूँ। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है। मैंने ही आपको अतीत याद दिलाया है। अब क्या अतीत क्या भविष्य, मेरे लिए तो सब बराबर है। वो आपको छोड़कर गया, ये समझ में आ गया, लेकिन वो आपको छोड़कर क्यों गया? हमारी शादी की बात पक्की हो चुकी थी और मेहंदी वाले दिन मैंने उसको कॉल किया। बाबू, मैंने तुम्हें कुछ फोटो शेयर किए हैं, देखकर बताओ तो मेहंदी कैसी लग रही है। अभी रुको, सब कुछ बताता हूँ। मुझे मेहंदी के बारे में पूछना है, सब कुछ तो मैं जानती हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं जानती हो। ऐसा क्या है बाबू जो मैं नहीं जानती? मैं अभी अमेरिका में हूँ, क्या तुम यह जानती हो? क्या? तुम वहाँ कब गए? मैं हमेशा के लिए अमेरिका आ गया हूँ। कल हमारी शादी है बाबू। किसी और से शादी कर लेना, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ये तुम क्या कह रहे हो बाबू? मैं ऐसे किसी से शादी कैसे कर सकती हूँ? पिछले 5 साल से हमने एक साथ शादी के ख्वाब देखे हैं। बाबू, तुम उन्हें ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? मैं अमेरिका आ गया हूँ, मेरे करियर का सवाल है, मैं अब वापस नहीं आ सकता। लेकिन कल हमारी शादी होनी है, मेरे हाथों पर मेहंदी रची है, तुम ऐसे कैसे यहाँ से जा सकते हो? मैं अब वापस नहीं आऊंगा। रचना बाबू के सामने खूब रोई, लेकिन बाबू ने उसकी एक नहीं मानी और फोन काट दिया। बाबू इंडिया से बाहर नहीं गया था, बल्कि वो रचना को छोड़कर शादी से भाग गया था। ये मुझ अभागिन की कहानी थी। सच में तुमने तो बहुत दुख सहा है। अच्छा, अब मैंने जो भी बताया उसको भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे हाथ रचा देती हूँ, कल तुम्हारी भी शादी है ना? अब तुम
मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दो, और अच्छी सी मेहंदी लगाना। कल तुम्हें भी शादी में आना है। हाँ, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। रचना ने कविता को अच्छी सी मेहंदी लगा दी। कविता के हाथ बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। किसी की नजर ना लगे, बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी है। लेकिन मैं तुम्हारे होने वाले पति का नाम लिखना तो भूल ही गई। नाम बताओ जरा उनका, मैं अभी लिख देती हूँ। विपुल। विपुल? हाँ, अच्छा नहीं है क्या? मेरा विपुल अपने नाम से भी ज्यादा अच्छा है। मेरा बहुत ध्यान रखता है। वो हर रिश्ते में परफेक्ट है। रचना मन ही मन सोचने लगी, मैं तो मान बैठी थी कि विपुल नाम के सभी लोग खराब ही होते हैं। क्या हुआ? तुम किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरे बाबू का नाम भी विपुल है। ओहो, सॉरी, मैंने आपको फिर से हर्ट किया। रचना ने कविता के हाथ पर नाम लिख दिया और मेहंदी लगाकर अपने घर चली गई। अगले दिन कविता की शादी है और सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। अगले दिन शादी का समय भी आ गया। रचना भी अच्छे से तैयार होकर कविता की शादी में पहुंच गई। रचना ने शादियों में जाना बंद किया हुआ था, लेकिन कविता की शादी में वो खुशी से आई। रचना बहन, आ गई तुम। तुमने इतने प्यार से बुलाया था तो आना तो जरूरी था ना। तुमने आज आकर बहुत अच्छा किया। इससे तुम्हारा भी मन ठीक हो जाएगा। बारात आने का समय हो गया था। सभी लोग खुशियां मना रहे थे। रचना ने कविता को अच्छे से तैयार किया। कविता दुल्हन बनकर बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। रचना ने कविता को बहुत अच्छे से सजाया। कुछ ही समय में बारात भी दरवाजे पर पहुंच गई। जयमाला के समय रचना ही कविता को स्टेज तक लेकर गई, लेकिन जैसे ही उसने कविता के होने वाले पति विपुल का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो रचना का बाबू ही था। विपुल भी रचना को वहां देखकर हैरान हो गया, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोले। रचना आंखों के आंसू को छुपाते हुए स्टेज से नीचे आ गई। जयमाला और फेरों की रस्म को अपनी आंखों से रचना ने वहीं बैठकर देखा। शायद अब रचना की उम्मीद टूट चुकी थी और बिना किसी को बताए वो वहां से चली गई और फिर कभी किसी ने उस मेहंदी वाली को दोबारा नहीं देखा।